हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखिए हेडिंग लिखे हैं रैखिक समीकरण निकाय का हल क्रैमर विधि द्वारा। इससे पहले लास्ट टर्म पे हमने आपको बताया था रैखिक समीकरण निकाय का हल मैट्रिक्स मेथड्स हमने बताया था, जिसमें हमने एडजॉइंट का यूज किया था। आपको याद हो हमने पूरे सिस्टम को रैखिक समीकरण निकाय को Ax बराबर b के रूप में लिखे थे और फिर A इन्वर्स निकाले थे, उधर गया था A इन्वर्स इंटू b हो गया था और फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमने x अर्थात इसके अंदर जो भी वेरिएबल था x y z उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे। उसको आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन समीकरण निकाय को हल करने का हम आपको दो विधि बता रहे हैं। एक हो चुका है मैट्रिक्स विधि द्वारा और दूसरा ये क्रैमर विधि द्वारा जो है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि समीकरण निकाय दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। और तीसरा इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये दिए गए समीकरण हैं, ये दिए गए समीकरण हैं। क्या करना है आपको? हल करना, अर्थात एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड। ऑलरेडी हमने इस समीकरण निकाय को लास्ट टर्म पर लिया था और वहाँ पर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट किया था बाय मैट्रिक्स मेथड। लेकिन आज हमें क्रैमर विधि के द्वारा करना है। आप देखिए क्रैमर विधि क्या होता है, अभी बहुत सिंपल तरीके से आप बताते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स का देखिए यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपको 4 सारणिक बनाना होगा। कितनी? 4 सारणिक, ठीक है। एक को हम नाम देने वाले हैं कैपिटल D नाम देंगे, एक को dx बोलेंगे, एक को dy बोलेंगे, एक को dz बोलेंगे। बात समझिए, पहले हम क्या करने वाले हैं, 4 सारणिक बनाएंगे। पहले सिर्फ 2 स्टेप की बात है। पहला स्टेप में ये कि हम 4 सारणिक बनाएंगे और दूसरा स्टेप बता रहे हैं अभी। और 4 सारणिक में एक है आपका कैपिटल D, फिर dx dy dz। अब 1 बाई 1 आप ये समझ लीजिए कि ये होते क्या हैं, बात समझ में आ जाएगी। कैपिटल D जो सारणिक बनाने जा रहे हैं वो होता है गुणांकों से बना सारणिक। बात समझिएगा, जितने जैसे आप वहाँ पर गुणांकों से क्या बनाते थे, आप भी a बनाए थे। अगर आपको याद हो अभी जो हम लिखे थे ax बराबर b में, यहाँ पर a का नाम क्या था, गुणांकों से बना वर्ग आव्यूह था। तो वही जो आप वहाँ पर a बोल रहे थे, अब उसको हम यहाँ पर d बोलेंगे, अर्थात सारणिक रूप में बोलेंगे। वहाँ पर मैट्रिक्स बनाते थे, यहाँ पर हम सारणिक बनाएंगे। तो ये d का नाम क्या हो जाएगा, गुणांकों से बना डिटर्मिनेंट, यानी ये आपको हो जाएगा a1 a2 a3। ये x के गुणांक हैं और ये y गुणांक b1 b2 b3 और c गुणांक क्या हो जाएंगे, सॉरी z गुणांक c1 c2 c3। ये आपका कैपिटल D हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल D नाम आप लिख सकते हैं। कैपिटल D का नाम क्या है, गुणांकों से बना सारणिक। इसको हम सामने लिख सकते हैं आपको याद करने के लिए, गुणांकों से बना सारणिक होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम 2 सारणिक और बनाएंगे। एक सारणिक बनाने जा रहे हैं dx, और इसको जरा आप समझिएगा dx कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे x लिखा है ना, x याद करने के ट्रिक के लिए हम यहाँ x लिख रहे हैं। तो जब यहाँ पे x लिखा हो तो जो ऊपर आप सारणिक बना चुके हैं उसमें देखिए जो x का गुणांक है उससे जो कॉलम बना, देखिए x गुणांक क्या है, a1 a2 a3। तो x के गुणांकों का कॉलम ये है a1 a2 a3, पहला कॉलम। तो इसको रिप्लेस करके आप जो RHS के कांस्टेंट है d1 d2 d3 उसको यहाँ पुट कर देते हैं। फिर से सुनिए, अगर आपको dx निकालना है तो x यहाँ पे लिखा, तो x का मतलब ऊपर वाले सारणिक में आप देखिए जो कॉलम x के गुणांकों की है उसको हटा के RHS के कांस्टेंट लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये a1 a2 a3 को हटा के लिख देंगे हम d1 d2 d3, बाकी नो चेंज, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। आप इसका नाम बोल सकते हैं, आगे कह सकते हैं कि सारणिक D के पहले कॉलम को हटाकर
D1 D2 D3 लिखा गया है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप, एक बार लिख के दिखा देते हैं। सारणिक डी क्या ऊपर नाम लिखा है, डी का नाम ये लिखा है, सारणिक डी के प्रथम स्तंभ के स्थान पर D1 D2 D3 ये रखने पर, प्रथम स्तंभ के स्थान पर ये, यानी जो आपके RHS के कांस्टेंट है वो रख दिया गया है। D1 D2 D3 एक कॉलम के रूप में ये रख दिया हमने, तो ये आपका हो गया dx। इसी प्रकार dy क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, dy हो जाएगा और फिर dz, 4 सारणिक बनाने की बात है। dy और dy क्या हो जाएगा, जो ये सारणिक आप d देख रहे हैं इसमें जो y के गुणांक हैं, y के गुणांकों वाला कॉलम देखिए ये है b1 b2 b3, ये y के गुणांकों का है। तो इसकी जगह पर जो RHS के कांस्टेंट थे d1 d2 d3 उसको रख दीजिए, बाकी नो चेंज। a1 a2 a3 ये आ जाएगा c1 c2 c3, ये नाम लिख सकते हैं कि सारणिक d के दूसरे कॉलम के स्थान पर d1 d2 d3 रखने पर, ये सारणिक डी के दूसरे स्तंभ के स्थान पर D1 D2 D3 रखने पर। इसी प्रकार आप dz की बात कर सकते हैं। सिमिलरली dz क्या हो जाएगा कि z, सारणिक डी में जो z वाला कॉलम है, z के गुणांकों से बना कॉलम, तो z के गुणांकों से बना कॉलम यही तो है तीसरा वाला, इसके स्थान पर आप क्या रख दें, जो राइट हैंड के कांस्टेंट है D1 D2 D3, D1 D2 D3, बाकी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम नो चेंज। तो ये आपका हो गया 4 सारणिक, एक का नाम हमने D बोला, एक को dx, एक को dy, एक को dz। इन चारों का फॉर्मेशन समझ लीजिए। सारणिक D कैसे बनी, गुणांकों से बना, x y z के जो गुणांक हैं उनसे बनी सारणिक है। अब उसके बाद 1 by 1 पहले कॉलम को हटा के आप कांस्टेंट रख दीजिए RHS के, तो उसको हमने dx नाम दे दिया। दूसरे कॉलम को हटा के कांस्टेंट रख दीजिए तो हमने उसको dy नाम दे दिया। और तीसरे कॉलम को हटा के हमने, ये तीसरा कॉलम ये c1 c2 c3, इसके स्थान पर रख दीजिए कांस्टेंट, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, dz। और ये जो 4 सारणिक बन गए, तो अब देखिए जो आपको निकालना है उसका हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अतः फार्मूला क्या होता है देखिएगा, अतः x की वैल्यू जो आपको निकालना है, y की वैल्यू जो निकालना है और जो z की वैल्यू निकालना है, उसका हम डायरेक्ट फार्मूला आपको लिख देते हैं। x की वैल्यू होती है dx बटे d, y की वैल्यू होती है dy बटे d। d का मतलब इनके सारणिक का मान, इसको सारणिक रूप में लिखे ना तो सारणिक की वैल्यू निकालेंगे, ये सारणिक है इसका मान निकालेंगे, और ये आपका हो जाएगा dz बटे d। ये 3 फार्मूले याद कर लीजिए, बस इसी पे वैल्यू आपको रख देना है और x y z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, dx बटे d, dy बटे d, dz बटे d। अच्छा, याद करने का आप टिक समझ लीजिए, जब आप अवकलन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या होता है, d बाई dx होता है, d बाई dx ना, d बाई dx। तो यहाँ पे आप उल्टा समझ लीजिए, बस dx बाई d देखिए लिखा है, तो जैसे dx बाई d हो जाएगा तो dy, मतलब याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं कि मान लीजिए आप भूल जाएं कि d ऊपर है कि नीचे है, तो इसको तुरंत आप डिफरेंशिएशन में जो ऑपरेटर होता है d बाई dx, उसी को उलट लीजिए, ये dx बाई d बन जाएगा। और जब dx बाई d हो गया तो हर बार d हर में ही रहेगा। तो ये ट्रिक बताया हमने याद करने का। अब देखिए इस विधि के द्वारा हम एक सवाल लेते हैं और जल्दी से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमने एक सवाल लिया, ये 3 समीकरण दिए हैं और इनको आप कह रहा है कि क्रैमर विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही चारों सारणिक पहले बनाएं। पहले वाले का नाम क्या था, गुणांकों से बना सारणिक, तो गुणांकों से बनी सारणिक, कैपिटल D नाम दिए थे, तो कैपिटल D इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x गुणांक 1 2 1, y का 1 -1 1, z का 2 1 -3। और इसी को आप तुरंत यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट रो के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी अधिकतर हम फर्स्ट के सापेक्ष सॉल्व करते हैं। तो 3 -1, ये -1 होगा, ये आपका -6 और ये -1 + 2, ये जाता है ना, 5, ये कॉलम जाएगा ये रो, तो 2
माइनस, तो ये -1 +1 हो जाएगा, तो ये आप हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा +6, तो ये हो गया आपका 15। इसी प्रकार आप जो और अन्य सारणिक है dx का नाम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करने पर प्राप्त सारणिक। अगर आप सेंटेंस रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि C1 को हटाने पर प्राप्त सारणिक। तो जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं जो कांस्टेंट है। तो 1 2 3, बाकी सेकंड और थर्ड नो चेंज। 1 -1 1 और 2 1 -3, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके हमने ये कांस्टेंट लिख दिया है। तुरंत इसी को सॉल्व कर लीजिए यहीं पर, ये जाएगा तो जाएगा 3 -1, फर्स्ट रो के सापेक्ष ही करना है, तो -6 -3 और ये +2 हो जाएगा, ये कॉलम ये रो, तो 2 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। सिंपल है, साइज आपको सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2 और ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो ये 21 हो गया। इसी प्रकार dy निकाल सकते हैं। dy कैसे मिलता है, सेकंड कॉलम के स्थान पर ये कांस्टेंट लिखने पर, अचर राशि। तो सेकंड कॉलम के स्थान पर लिख देंगे 1 2 3 1 2 3, बाकी फर्स्ट और सेकंड का थर्ड कॉलम नो चेंज, 1 2 1 और 2 1 -3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहीं पर, तो कितना हो जाएगा देखिए 1, ये कॉलम ये रो, तो -6 -3 -1, इसके जैसे प्रसार करते हैं आपको पता है, -6 -1 +2, ये जाएगा ये, तो 6 -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -9, ये हो जाएगा +7 ना, और वो हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा +6 आ रहा है। तो dy का मान +6 आ रहा है। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, dz निकालेंगे। और जब dz निकालेंगे तो यही जो थर्ड कॉलम देख रहे हैं आप, थर्ड कॉलम के स्थान पर 1 2 3 लिख देंगे। तो हम इसी में सही कर दें क्या, इसी में देखिए लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो जब dz आप निकालने जाएंगे, dz का नाम क्या है, थर्ड कॉलम को हटाकर कांस्टेंट लिखने पर प्राप्त सारणिक। अगर आप सेंटेंस में लिखना ही चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहीं पे सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए कितना आ जाएगा, 1, ये रो ये कॉलम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -3 -2 -1, ये कॉलम ये रो, तो 6 -2 +1, ये कॉलम ये रो, तो 2 +1 हो जाएगा ना। तो ये जाएगा आपका देखिए -5 और ये 4 -4 और ये +3, ठीक है। ये गया तो 2 +1 2 + 3, तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 9 -9 +3, तो ये हो जाएगा -6 हो गया ये। तो देखिए हमने चारों सारणिक जो हमने बोला था कि dx dy dz और शुरू वाली सारणिक कैपिटल D, चारों का मान निकाल दिया। बस आपको दिमाग में ये बैठाना है कि ये चारों क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं। बस d गुणांकों से बना सारणिक, dx प्रथम कॉलम को हटाकर कांस्टेंट लिखने पर बनी सारणिक, एंड सो ऑन, सेकंड थर्ड को हटाएंगे तो dy dz मिल जाएगा। देखिए d की वैल्यू कितनी आई थी, 15 आई थी, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू 21 है, और dy की वैल्यू कितना है देखिए +6 है, और dz की वैल्यू कितना है -6 है। अगर ये चारों वैल्यू मिल गई, इसलिए आप फार्मूला जानते हैं, स्मॉल x बराबर हमने क्या बताया था, dx/d, ठीक है। तो dx की वैल्यू 21/50, इसको आप कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7/5 हो जाएगा, 3 से अगर करें तो ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू अगर निकालना है तो dy/d, dy की वैल्यू 6/15, 3 से फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2/5 हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट z की वैल्यू, क्या फार्मूला होता है, dz/d, dz की वैल्यू -6/15, तो ये आपका हो जाएगा -2/5। तो ये x की वैल्यू हो गई, y की और z की, तीनों वैल्यू हमने निकाल दिया। अगर आपको आंसर चेक करना है तो तीनों की वैल्यू आप दिए गए तीनों समीकरणों में रख के देख लीजिए, संतुष्ट हो जाएगा तो सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समीकरण निकाय को, वो भी रैखिक होना चाहिए, इसको हमने हल करने का तरीका बता दिया क्रैमर विधि से।
ठीक है। अगर लिख के आता है कि आप भी विधि सॉल्व करिए तो जैसे हमने बताया था लास्ट टर्न पर वैसे करना है, क्रैमर से कहता है तो वैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, तो समीकरण को हल करने का पूरा ये जितने भी टाइप थे हमने बता दिया। अब जो हम इन्वर्स की बात कर रहे थे, हमने इन्वर्स निकालना आपको सिखाया था। एक बताया था प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से, फिर हमने बताया था एडजॉइंट निकाल करके ए इन्वर्स इक्वल टू 1/det इंटू एडजॉइंट ए। तो दो तरीका हमने बताया आपको इन्वर्स निकालने का भी। एक तरीका हम आपको और बताना चाहते हैं इन्वर्स के लिए। कभी कभी क्या होता है, समीकरण दिया रहता है और उस समीकरण को सॉल्व करके बोलता है कि इन्वर्स की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं एक थर्ड तरीका इन्वर्स निकालने का। देखिए, समीकरण निकाय तो हो चुका है, लेकिन हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं। इन्वर्स आप एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो तो आपको कहा जाए कि इन्वर्स निकालिए, तो आपने दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक था एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से, और दूसरा था एडजॉइंट के, यानी ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/det इंटू एडजॉइंट ए। और एक तरीका हम और आपको बताने जा रहे हैं कि एग्जाम्पल लेके, ठीक है। देखिए, हमने ये क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ए, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है। बात समझिए, इसमें दो क्वेश्चन हैं, ए इक्वल टू दिया है 2 3 1 2, और एक इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। बात समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये मैट्रिक्स इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जैसे आप अलजेब्रा में कोई समीकरण दिया हो और कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, तो क्या करते हैं आप, उसी समीकरण में x के स्थान पर 2 रख देते थे और देखते थे कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है कि यदि ये मैट्रिक्स ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो ए की वैल्यू रखने पर LHS और RHS बराबर होना चाहिए। बात समझिएगा, तो RHS तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है, RHS यहाँ पे 0 है। और ध्यान दीजिए, 0 यहाँ पे 0 का मतलब 0 नहीं है। 0 का मतलब यहाँ पे देखिए ये लिखा है 0 का मतलब यहाँ पे 0 क्या है, 2x2 कोटि का शून्य आव्यूह है। यानी ये जो आप 0 देख रहे हैं ये क्या है, 0 का मतलब ये 2x2 कोटि का ये शून्य आव्यूह है। और आई के बारे में क्या बोला है, आई 2x2 कोटि का तत्समक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई की वैल्यू भी आपको पता है 1001। तो आई और जो 0 आप देख रहे हैं, ये आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर्डर 2x2 जो कि आप जानते हैं ये होता है, और 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स 2x2 जो कि ये होता है। अब देखिए, बात वही है कि अगर आपको देखना है कि ये ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं संतुष्ट करता, तो वही तरीका होता है जो आप अलजेब्रा में पढ़े हैं समीकरणों के लिए। तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना होगा। तो जब रखेंगे, देखिए, तो जैसे यहाँ पे पहला पद है ए स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए। और ए स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स में, यदि ए एक आव्यूह है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, ए इंटू ए कर लेंगे, ए इंटू ए करना आता है। ए इंटू मतलब ए यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पर ए लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स जो भी होगा आप उसको निकाल सकते हैं। हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको हिंट दे रहे हैं बस। हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जो आगे लिखा है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालिए। हमने कहा था कि हम आपको ए इनवर्स निकालने का एक तरीका बताने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा उस पर काम करेंगे। बाकी संतुष्ट कैसे करता है ये आपको पता है। तो ए स्क्वायर आप निकाल लेंगे, ए आपको पता ही है, ये लिखा है। और फिर आप क्या करेंगे, बस LHS को उठा लेंगे और LHS में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, और LHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ए स्क्वायर की वैल्यू जो भी आप निकाले होंगे निकाल लीजिएगा, ठीक है। -4 ए की वैल्यू आपको पता ही है 2 3 1 2, आई की वैल्यू आपको पता ही है 1 0 0 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई, आपको पता है कि मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कैसे होती है, प्रत्येक एलिमेंट में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 8 12 4 8, और यहाँ पे जो आएगा उसके बाद आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा, प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है।
तो आ जाएगा एक नया मैट्रिक्स, और देखिएगा वो सॉल्व करने पर 0 0 0 0 ही आएगा, अर्थात RHS के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये आप स्वयं करिएगा, हमने हिंट दे दिया है। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या ये है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। बात समझिए कैसे निकालना है, देखिए हम आपको बताना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि आप व्यू ए, अब सेकेंड क्वेश्चन कैसे, यदि आप व्यू ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अगर सिर्फ यही पूछना चाहता तो इस सवाल को ऐसे घुमा सकता था कि यदि मैट्रिक्स ए की मान दिया है और इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो फिर ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो ए इनवर्स फिर आपको उस मेथड से नहीं निकालना है, आप चाहे निकाल सकते हैं एडजॉइंट वाले से या प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से, लेकिन अगर कहता है कि इसकी मदद से, जो ये कंडीशन दिया है इसकी मदद से निकालिए, तब उस मेथड से आप निकालेंगे तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आंसर तो वही आएगा लेकिन माना नहीं जाएगा, क्योंकि सवाल ये चाहता है कि इसकी मदद से आप ए इनवर्स से निकालिए। तो यदि कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसी समीकरण को संतुष्ट करता है तो उस समीकरण की सहायता से यदि इनवर्स निकालने की बात कहे तो कैसे निकालना होगा, आप देखिए हम क्या करना चाहते हैं। ए इनवर्स निकालना है, पहले देख लीजिए ए इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं एग्जिस्ट है, इसका आप सारणिक निकाल लीजिए। जब आप सारणिक निकालेंगे तो देखिए सारणिक रूप में इसको लिख के ये 4 - 3 यानी 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर सारणिक नॉट इक्वल टू 0 है डेट ए, तो ए इनवर्स मिल जाएगा। और जब ए इनवर्स मिल जाएगा तो हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा, जब एग्जिस्ट कर रहा गुणा कर देंगे तो ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। अब देखिए प्रत्येक पद में कर दीजिए, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। अब ए इनवर्स की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, ये जो ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर की जगह पर हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो एक ए इसको दे दें और एक ए अलग लिख दें। आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होल्ड होता है, सहचर्य, तो ब्रैकेट हमने फर्स्ट सेकंड में लगा लिया। और यहाँ पे ज़रा देखें तो ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई के बराबर होता है। ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर, ध्यान दीजिए सिर्फ 4 मत लिख दीजिएगा, जो है मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बताया गया था। और ए इनवर्स इंटू आई, आई में किसी से मल्टीप्लाई करें तो नो चेंज, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। और 0 से किसी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मैट्रिक्स, यहाँ 0 मैट्रिक्स से किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ये। और फिर एक यहाँ पे देख लीजिए ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इंटू ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इंटू 0। अब आई में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, तो हो जाएगा ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इंटू 0। अब ए इनवर्स को एक साइड रोक लीजिए, बाकी उधर ले जाइए, तो हो जाएगा प्लस 4i प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा। और अब आप देखें ए इनवर्स की वैल्यू कितना आ गई, 4i माइनस ए। और आपको i का भी मान पता है, a का भी मान पता है, बस रख दीजिए। i का मान कितना होता है, i का मान 1001 और a का मान देखिए दिया ही है 2 3 1 2, ये a की वैल्यू हमने ये रख दिया। ठीक है, तो क्या किया इसको आप देख लीजिए। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4004 और ये हो गया 2 3 1 2। तो आपको घटाना आता है मैट्रिक्स में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 - 2 2 0 - 3 -3 0 - 1 -1 4 - 2 2। तो ये आपके आ गया ए इनवर्स। ठीक है, ये ए इनवर्स के मान आ गया। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए निकाल के देखिएगा, आई आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया ए इनवर्स निकालने का। तीसरा तरीका क्या है
कि यदि कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसी समीकरण को संतुष्ट करता है तो उस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ए इनवर्स की जितनी प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होता है और आई में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नो चेंज होता है, जीरो मैट्रिक्स से किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है। ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो फिर आप ए इनवर्स का मान एक ही पदों में निकाल सकते हैं। ए इनवर्स को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सबको एक साइड कर लेंगे और फिर आई और ए की वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे गलती मत करिएगा कि जैसे ये ए इंटू ए इनवर्स लिखा है तो इसको आप जैसे नंबर सिस्टम में होता है कि 5 गुणे 1/5 लिखा तो काट के 1 लिख देते हैं इनवर्स में, तो यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स काट के आप 1 मत कर दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स, तो ए इंटू ए इनवर्स नॉट 1 दिस इज इक्वल टू आई, तो ये ध्यान दीजिएगा तो गलती नहीं होगी जो है। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है, समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनवर्स वो कैसे भी पूछ सकता है। अब ये पूरी तरीके से हमने ख़त्म कर दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अब जो हमारा इनवर्स ये लास्ट में चल रहा था, अब हम आपको इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी बताने चाहते हैं जिस पे कभी कभी ऑप्शनल सवाल अगर आ जाए, 1 नंबर सवाल आ जाए तो आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको। जैसे हमने आपको अगर याद हो तो एडजॉइंट की ढेर सारी प्रॉपर्टी बताया था, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, स्टैटिक की गुण बताए थे और प्रॉपर्टी बताए थे, सूत्र बताए थे, और जैसे नॉन सिंगुलर की प्रॉपर्टी बताए थे, सिंगुलर की बताए थे, वैसे ही हम इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहें या सूत्र कहें, आप डायरेक्ट उसको लगा के छोटे छोटे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। चलिए तो देखते हैं वर्ग आव्यूह के इनवर्स के गुण। वर्ग आव्यूह के प्रतिलोम, इनवर्स बोलते हैं ना इसको, प्रतिलोम के गुण, आप इसको गुण कहें या सूत्र कहें। ठीक है, चलिए देखिए नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है। जैसे आप डिफिनेशन से ही जानते हैं कि यदि 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी और हम a इंटू बी निकालें या b इंटू ए निकालें और दोनों बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि a b का इन्वर्स है और b a का इन्वर्स है। यानी a का इन्वर्स यहाँ पर b है और b का इन्वर्स a है, b का इन्वर्स बराबर है। यानी ये जो इन्वर्स होता है वो एक दूसरे का होता है। प्रॉपर्टी में एक बताना चाहते हैं कि यदि a का इन्वर्स b है तो b का इन्वर्स a भी होगा, यानी इन्वर्स ईच अदर का होता है। ठीक है, ए का इन्वर्स यदि बी दिया है तो जाहिर सी बात है कि बी का इन्वर्स ए हो जाएगा। तो इन्वर्स जो होता है, प्रॉपर्टी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वर्स जो होता है वो ईच अदर होता है, एक दूसरे का होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि कोई मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका इन्वर्स यूनिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए का इन्वर्स बी भी हो और ए का इन्वर्स सी भी हो। हमने इसको प्रूफ करवाया था। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ए का इन्वर्स बी है तो आप कहेंगे ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, और किसी ने कहा नहीं ए का इन्वर्स सी है तो वहाँ पर ए सी बराबर सी ए बराबर आई होगा। तो ये दोनों अलग अलग बातें नहीं, हमने इसको प्रूफ करवाया था, बी बराबर सी ही आएगा। यानी इस प्रॉपर्टी का नाम है कि इन्वर्स का यूनिकनेस, यानी कि यूनिक जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है, यूनिक। अगर ए का इन्वर्स बी है तो बी के अलावा और कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता उसका इन्वर्स। और अगर किसी ने कहा नहीं ए का इन्वर्स सी है तो इसका मतलब बी बराबर सी 100% है। इसको हमने प्रूफ करवाया था। आप देखिएगा इन्वर्स की जब पढ़ा रहे थे, देखिएगा इसको, यदि ऐसा है तो बी बराबर सी। यानी सिंपल सा आपको याद क्या करना है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है, बस प्रॉपर्टी ये है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालिए और फिर उसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज आप जानते हैं, रो कॉलम बना दीजिए, या आप ट्रांसपोज निकालिए पहले और फिर इन्वर्स निकालिए, दोनों बराबर होता है। बात समझिए, इन्वर्स और ट्रांसपोज ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। क्रम बदल दीजिए, पहले इन्वर्स निकालिए फिर ट्रांसपोज,
या पहले ट्रांसपोज निकालिए फिर इन्वर्स, बात बराबर है। इसी प्रकार कोई मैट्रिक्स ए, आप इसका पहले इन्वर्स निकाल के तब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, या डिटर्मिनेंट निकाल के तब उसका इन्वर्स निकालिए, दोनों बराबर है। डिटर्मिनेंट का मतलब भी कोई नंबर है और नंबर का इन्वर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल, जैसे ये 5 है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी दोनों बराबर होता है, यानी इन्वर्स निकाल के साडिक की वैल्यू निकालिए या साडिक निकाल के तब इन्वर्स निकालिए, दोनों बराबर होता है। और पांचवी प्रॉपर्टी होती है कि कोई मैट्रिक्स ए है, आप इसका इन्वर्स निकाल के तब एडजॉइंट करिए या एडजॉइंट निकाल के तब इन्वर्स करिए, ये भी बराबर होता है। और 6 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि कोई मैट्रिक्स ए है और इसका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर में रख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए की पावर n यहाँ पे क्या धनात्मक पूर्णांक है, पावर निगेटिव ना हो, जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 धनात्मक है, तो आप उसका पावर निकाल के तब इसका इन्वर्स करिए, या ए इन्वर्स निकाल के तब पावर लगाइए, दोनों बातें बराबर हैं। बात समझ गए। तो ये जो हमने 4 प्रॉपर्टी बताया, नंबर 3, 4, 5, 6, ज़रा इसको गौर करिए एक बार फिर से। 3, 4, 5, 6 हमने यहाँ पे आपको ये बताया कि जो आपका इन्वर्स होता है, इन्वर्स, इसके साथ हम आपको 4 बातें बता रहे हैं, चारों को समराइज कर रहे हैं। ये ए इन्वर्स के साथ ये देखिए ट्रांसपोज है, ए इन्वर्स के साथ देखिए ये डिटर्मिनेंट है, ए इन्वर्स के साथ देखिए एडजॉइंट है, और ए इन्वर्स के साथ ये पावर है, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर। तो ज़रा देखिए तो ए इन्वर्स क्या करता है इनके साथ। ए इन्वर्स जो होता है इन चारों के साथ कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय आप जानते हैं कि आप क्रम बदल दीजिए, मान ना बदले। जैसे a इंटू बी निकालें या b इंटू ए निकालें, मतलब गुणनफल में क्रम विनिमय होता है। वैसे हम ये कहें कि ये दोनों आपस में क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय का मतलब ये है कि मान लीजिए, फिर से एक बार समझिए, कोई मैट्रिक्स ए है, अब जैसे हम इन्वर्स को और ट्रांसपोज को ले रहे हैं, तो बात ये है कि ए में आप चाहे पहले इन्वर्स करिए और फिर ट्रांसपोज करिए, या पहले ट्रांसपोज करिए फिर इन्वर्स करिए, दोनों बराबर होता है। मतलब ये दोनों में क्रम का मतलब नहीं है, पहले आप इन्वर्स लगा के फिर ट्रांसपोज करिए, या पहले ए में आप ट्रांसपोज लगा के फिर इन्वर्स करिए, ये बराबर होता है। ये लिखा है ट्रांसपोज वाला। इसी तरह इन्वर्स और डिटर्मिनेंट, यानी कोई मैट्रिक्स के केस में आप पहले इन्वर्स निकाल के तब उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, या डिटर्मिनेंट निकाल के तब इन्वर्स करिए, दोनों सेम होता है। इस ऐसे ही इन्वर्स एडजॉइंट केस में आप इन्वर्स निकाल के एडजॉइंट निकालिए या एडजॉइंट निकाल के इन्वर्स निकालिए, बोथ आर सेम। ऐसे ही इन्वर्स के साथ पॉजिटिव इंटीजर पावर, आप मान लो कोई मैट्रिक्स में पावर लगा है तो आप उसको सॉल्व करके तब इन्वर्स निकालिए या इन्वर्स निकाल के पावर निकालिए, बात सेम है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे ए स्क्वायर की बात करें हम, तो आप ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर निकाल के तब इसका इन्वर्स निकालिए, या कोई कहे नहीं आप पहले आप इन्वर्स निकालिए फिर उसका स्क्वायर करिए, दोनों आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन्वर्स इन चारों के साथ क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, अर्थात पहले इन दोनों की बात करें, चाहे ये करो या ये करो, क्रम चेंज कर दो, पहले ये कर लो फिर ये कर लो, बोथ आर सेम। ऐसे ही चारों के साथ। तो इस तरह से ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये इन्वर्स किनके साथ कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टी हम देखें। नंबर 7 हम देखें। नंबर 7 जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मैट्रिक्स ए और बी यदि दो मैट्रिक्स है और मल्टीप्लिकेबल है, ये मतलब इनमें गुणा संभव है। आप जानते हैं गुणा संभव कब होता है, जब पहले में कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। तो इनका इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसको हमने प्रूव भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो। इसको बोलते हैं ये जो यहाँ पे आर्डर बदल जाता है, यानी ये जैसे ए पहले देखिए वहाँ पे बी पहले हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत? यहाँ पे ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। और 8वीं प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया k इंटू ए, इसका इन्वर्स निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 1/k इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। या किसी स्केलर में मल्टीप्लाई करके तब इन्वर्स निकालिए, या इन्वर्स निकाल के उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा इसको दिमाग में बैठाइएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 2a का इन्वर्स निकालिए, 2a का इन्वर्स, तो 2a का इन्वर्स निकालिए या a इन्वर्स निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर। देखिए यहाँ पर k है, वहाँ पे 1/k है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैट्रिक्स में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर a इन्वर्स में आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बराबर होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी हम आपको बताएं कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसको आप 2 बार इन्वर्स निकालें तो वो स्वयं a के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो तो होना ही चाहिए। अगर a का इन्वर्स a इन्वर्स है तो a इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो a ही आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं ना। जैसे आप जानते हैं कि a का इन्वर्स यदि a इन्वर्स है तो इसका इन्वर्स यही तो आएगा, और इसका इन्वर्स का मतलब ये इन्वर्स लगा दिया जो है, तो इसका इन्वर्स बराबर a। ये एक दूसरे का, ये नंबर प्रॉपर्टी जो फर्स्ट बताए थे उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो ये हमने आपको 9 प्रॉपर्टी बताया, इसमें से हम अधिकतर का प्रूफ ऑलरेडी बता चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इन्वर्स एक दूसरे का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन्वर्स यूनिक होता है। अगर ए का इन्वर्स आपको मालूम चल गया तो फिर वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। और तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज, और चौथी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट, पांचवी प्रॉपर्टी एडजॉइंट, छठवीं प्रॉपर्टी पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर। ये चारों इन्वर्स के साथ कम्यूटेटिव नियम का पालन करते हैं, अर्थात इन दोनों में अगर आप क्रम चेंज कर दोगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। और सातवीं प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स उनके इन्वर्स के रिवर्स आर्डर के बराबर होता है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। और आठवीं प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, उस स्केलर का रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर ए इन्वर्स के बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे। और नौवीं प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार इन्वर्स निकालते हैं तो स्वयं उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले के रूप में इसको आप याद कर लेंगे तो ऑप्शनल के सवाल, 1 नंबर के सवाल या भविष्य में कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो इन सब का यूज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एडजॉइंट के ढेर सारी प्रॉपर्टी 14-15 प्रॉपर्टी बताए थे एडजॉइंट के और ट्रांसपोज के। अगर आपको याद हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सब की प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में कंपटीशन लेवल में वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पूरा कंप्लीटली आज ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम उस मैसेज के द्वारा आपको उसमें जो भी सलूशन होगा उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।